हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। और इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैं और 2 सेट अपलोड करूंगा। टोटल 4 सेट हो जाएगा और मॉडल क्वेश्चन मिलाकर 5 सेट। पाँचों सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपका साइंस में अच्छा मार्क्स आराम से आ जाएगा। पूर्णांक देखिए 80 है, 80 है। कम से कम आप पाँचों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका 65 से लेकर 80 नंबर तक आराम से आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और साइंस का भी और भी मैंने जो सेट बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वायरल क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा और रिपीटेड क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक साल रिपीट होता है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 MCQ और 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट का हो रहा है। तो वीडियो के लास्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी पहले से आपको पता था। तो चलिए पढ़ते हैं पहला नंबर की ओर। पहला नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋणात्मक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। पहला ऑप्शन है F पर, दूसरा F और 2F के बीच, तीसरा लेंस और F के बीच, चौथा 2F और अनंत के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, F और 2F के बीच में वस्तु की स्थिति होती है तब। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? पहला ऑप्शन है -1D, दूसरा 1D, तीसरा 0.5D, चौथा -0.5D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, -0.5D। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल, तीसरा ऑप्शन है पक्षमाभि पेशियां, चौथा ऑप्शन है परितारिका। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभि मांसपेशियां आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 7 नंबर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? पहला ऑप्शन है 1.6 गुना 10 का घात -23 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुना 10 का घात -19 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 6.023 गुना 10 का घात -19 कूलम, चौथा 6.023 गुना 10 का घात -23 कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1.6 गुना 10 का घात -19 कूलम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कोई भी तार में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या गतिशील रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर चौथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर चौथा इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर,
कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? पहला ऑप्शन देखिए विद्युत मोटर, दूसरा विद्युत जनित्र, तीसरा माइक्रोफोन, चौथा टेलीफोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विद्युत मोटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को पहला ऑप्शन है सूखा सेल, दूसरा निपो सेल, तीसरा एवरेडी सेल, चौथा सौर सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सौर सेल। 11 नंबर का क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? चिप्स आप लोग खाते होंगे, इतना बड़ा थैला रहता है और उसमें इतना सा चिप्स रहता है, बाकी जगह पूरा हवा भरा हुआ रहता है। तो कौन सा हवा रहता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस C गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO में किसका उपचयन हो रहा है? पहला ऑप्शन है जिंक का, दूसरा C का, तीसरा ZnO का और चौथा CO का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ना को हम लोग उपचयन कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है H+ आयन, दूसरा ऑप्शन है OH- आयन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम प्लस आयन और चौथा ऑप्शन है O- यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2- कर सकते हैं या -2 O- आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा OH- आयन, ठीक है। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है OH- आयन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लैक्टिक अम्ल। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, अच्छा अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? नीचे कमेंट कीजिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? बताना है कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा आयोडीन, तीसरा कार्बन, चौथा फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। पृथ्वी की ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा गैंग और चौथा फ्लस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला खनिज कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला ऑप्शन है C2H4, दूसरा ऑप्शन है C4H10, तीसरा ऑप्शन है CH4 और चौथा ऑप्शन है C6H14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला असंतृप्त है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का
प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है बताना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप बताना है। पहला ऑप्शन है -OH, दूसरा ऑप्शन है, वैसे इसको OH ही पढ़ते हैं, माइनस पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बॉन्ड है, OH। दूसरा ऑप्शन देखिए CHO, तीसरा ऑप्शन है OH डबल बॉन्ड OH, फिर चौथा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सिंगल बॉन्ड फिर COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आवर्त, दूसरा वर्ग, तीसरा विद्युत रासायनिक प्रक्रम और चौथा अधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आवर्त। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पोषण तंत्र से, दूसरा श्वसन तंत्र से, तीसरा उत्सर्जन से और चौथा परिवहन तंत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्सर्जन तंत्र से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ग्रास नली में, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन है कोलन में, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, छोटी आंत में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। पहला ऑप्शन है ऑक्जिन, दूसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती चाप, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑक्जिन। ऑक्जिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रवी और बहिःस्रवी दोनों है? कौन सा ग्रंथि जो है वो अंतःस्रवी और बहिःस्रवी दोनों है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अग्नाशय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, चौथा ऑप्शन है म्यूकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, डायग्राम भी आता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग यानी कि अंडा का उत्पन्न होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा LH, तीसरा FSH और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, और इसी के कारण अंडों का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? पहला ऑप्शन है XX, दूसरा XY, तीसरा XXX और चौथा ऑप्शन है XXY। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, XY पुरुष का गुणसूत्र है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा महिला का गुणसूत्र क्या होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा यूरेनियम और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यूरेनियम। यूरेनियम जो कि झारखंड में जादूगोड़ा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्पादक है? निम्न में कौन उत्पादक है? पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा मेंढक, तीसरा ग्रासहोपर, चौथा ग्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्रास। मैंने इंग्लिश में बोल दिया, अच्छा घास हिंदी में, ठीक है। तो घास, घास ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत अपक्षय कौन कर रहा है? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है CFC, तीसरा ऑप्शन है
SO2, चौथा ऑप्शन है NO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लिया है, सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, उनमें से कोई 6 प्रश्न को ही सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी 6 को सोल्व कीजिएगा, 8 को सोल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2-2 नंबर का है तो कम से कम आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, 2 से 3 लाइन आंसर आपको देना पड़ेगा 2 नंबरी के लिए। 3 नंबरी के लिए आपको 3 से 4 लाइन लिखना पड़ेगा, और 5 नंबरी के लिए कम से कम आधा पेज आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, पहला मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, दूसरा सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखिए, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? एक कांच प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण की क्रिया का स्वच्छ किरण आरेख खींचे। तो यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है। देखिए उत्तर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के उपरांत विभिन्न रंगों अपने घटकों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस डायग्राम को आपको बना लेना है। ये रहा प्रिज्म, इधर प्रकाश आ रहा है श्वेत प्रकाश, और यहाँ पर पूरा 7 रंग में विभक्त हो जा रहा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इसको सेम टू सेम इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। और इसको याद करने का ट्रिक भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बैजानी पी नाला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो ये पैटर्न है, ये जो आगे पीछे जो लिखा हुआ रंग, इसी पैटर्न में आपको लिखना है इसको, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और नीचे लिखना है, चित्र है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, अथवा में और एक क्वेश्चन आ सकता है, खतरे का निशान लाल होता है क्यों? हर एक चीज में, जैसे रेल में हो गया, रोड में हो गया, खतरे का निशान लाल रहता है क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ठीक है, इसीलिए लाल रंग को ही खतरे का निशान के रूप में यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्र के अनुसार गर्म किया गया। यहाँ पर चित्र के अनुसार गर्म किया गया लाल भूरे चूर्ण को। पहला देखते हैं हम लोग, ए एवं बी को नामांकित करें। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है, नामांकित करना है। तो ए हमारा कॉपर ऑक्साइड है, और दूसरा बी हमारा बेसिन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, मतलब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखे। इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है। देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पहला देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO, फिर दूसरा है बेसिन, फिर तीसरा देखिए यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद तीसरा देखिए, अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखिए Cu + O2 इसको हिट कर रहे हैं तो CuO मिल रहा है हम लोगों को, तो इसको इक्वल करेंगे हम लोग, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, संतुलित तो हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चौथा नंबर, उत्पाद की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखें। उत्पाद यानी कि कॉपर ऑक्साइड का H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो Cu + H2O बनेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह थे? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके
परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाइन का तो ये है, 1 और 2 लाइन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखें और 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम बताएं। तो यहाँ पर देखिए एल्केन, एल्केन, एल्काइन सबका सामान्य सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एल्केन का सामान्य सूत्र देखते हैं। उत्तर देखिए, सामान्य सूत्र CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। और 3 कार्बन परमाणु वाला एल्केन का नाम है प्रोपेन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 नंबर। बीजाणु द्वारा जनन से बीज किस प्रकार लाभान्वित होता है? बीजाणु द्वारा जनन से बीज किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो उत्तर देखिए, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई यहाँ पर बीजाणु होना चाहिए, ठीक है। ब में दीर्घ ई, ज में अकार, अना में हर्ष उ, यहाँ पर जीवाणु नहीं बीजाणु होना चाहिए। बीजाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ बीजाणु होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ बीजाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, जैव भू रसायन चक्र क्या है? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दे। तो इसका उत्तर देखिए, भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं, जिससे तरह तरह के यौगिकों का संश्लेषण होता है, उन्हें जैव रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए एक अथवा में क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के घटने के 3 कारण को लिखें। याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, जलवायु अथवा अन्य कारणों से होने वाला मिट्टी का अपरदन या कटाव। दूसरा, एकल कृषि एवं जल की कमी। तीसरा, संश्लेषित उर्वरकों का उपयोग या प्रयोग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 3 कारण है, इसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबरी क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है आप लोगों को। 3 नंबरी है। देखिए 39 नंबर। 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में 1 नंबर है, प्रकृति में 1 नंबर है और आकार में 1 नंबर है। टोटल 3 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ f बराबर 8 सेंटीमीटर है, u बराबर -12 सेंटीमीटर है, h1 बराबर 7 सेंटीमीटर, h2 यानी कि प्रतिबिंब निकालना है और भी हम लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f, और जो भी वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे। पहले यहाँ पर 1/v का वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/u को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो +1/u हो जाएगा। तो 1/v = 1/f + 1/u। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, v निकालना है तो 1/v को 1/v रहने देंगे। f का वैल्यू 8 दिया हुआ है और u का वैल्यू -12 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 2/24 होगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो v = 24 सेंटीमीटर आंसर हो गया। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे
वस्तु का ऊंचाई बराबर V/U होता है। अब यहाँ पर H2 निकालना है, तो H2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H1 V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर H2 इजिकल टू V/U इंटू H1। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, V का वैल्यू अभी भी हमने निकाला है 24, रख दिए 24, U का वैल्यू ऑलरेडी -12 दिया हुआ है और H का भी दिया हुआ है 7। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो -14 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो -14 सेंटीमीटर H2 यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला को, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र भी आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, अतः स्थिति जो है वो 24 सेंटीमीटर, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिर देखिए आकार में 14 सेंटीमीटर है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पहला, पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। दूसरा, प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलतः वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 41 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम। देखिए उत्तर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब आगे देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, संतुलित करें। देखिए संतुलित करें लगभग हर एक साल आता है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। संतुलित करें, तो यहाँ पर देखिए, पहला H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2, इसको संतुलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए H 2 पीस है और इधर भी H 2 पीस है, अभिकारक में भी और उत्पाद में 2 पीस है। फिर हम लोग S का बात करें तो S अभिकारक उत्पाद दोनों साइड 1 पीस है। फिर देखिए O अभिकारक में 2 पीस है जबकि उत्पाद में 3 पीस हो गया, यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया, तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन अभी हो गया 6 पीस, और इधर अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो देखिए कितना पीस ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 पीस हो गया। तो यहाँ पर फिर से अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 6 हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन 6 पीस हो गया, ऑक्सीजन फिक्स हो गया। अब देखते हैं एस 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 यहाँ पर 2 लगा चुके हैं तो एस 2 हो चुका है, यहाँ पर एस 1 ही है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो एस 2 हो जाएगा। अब देखते हैं एच यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर एच 2 दूनी 4 यानी कि 4, ये आपका हो गया संतुलित। तो इसी प्रकार से आपको सभी अभिक्रिया को संतुलित कर लेना है, देखना है कौन कौन सा तत्व है, और अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो यहाँ पर N अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो N अभी 2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया, 3 दूनी 6,
तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, H6 हो गया दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, सेकेंड नंबर का आंसर। उसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अथवा करके है, दोनों में से एक को बनाना है आपको, या तो ऊपर या फिर नीचे का। देखिए क्रिस्टलन का जल से क्या समझते हैं? क्रिस्टलन का जल से आप क्या समझते हैं? देखिए एक रंगीन लवण का नाम, सूत्र एवं रंग लिखें जिसमें क्रिस्टलन का जल उपस्थित हो। तो इसका उत्तर देखिए, जब किसी लवण में जल के कुछ अणु रहते हैं तो उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, रंगीन लवण नाम है कॉपर सल्फेट, सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, फिर रंग देखिए नीला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर की ओर। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण दें। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला नंबर देखिए, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना। दूसरा, कार्बन के चतु संयोजकता का गुण होना। तीसरा, कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्विबंध अथवा त्रिबंध से जुड़े रहते हैं। जैसे CC, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, C यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद इत्यादि आपको लिख देना है। अगर देखिए चौथा नंबर, कार्बन के यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 44 नंबर की ओर। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो इसका उत्तर देखिए, ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहां उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है, तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेश के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञानेंद्रियों में भेजा जाता है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और वह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग पहला अनाज और कपड़ों को सुखाने में, दूसरा समुद्री पानी को नमक बनाने में, तीसरा सौर कुकर का उपयोग करके खाना बनाने में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, ओजोन परत के अपक्षय के दुष्प्रभाव, पहला आंखों में मोतियाबिंद का होना, दूसरा त्वचा का कैंसर, तीसरा DNA अणुओं की क्षति तथा अनुवांशिक रोग, फिर देखिए नेक्स्ट चौथा मछलियों और समुद्री जीव की हानि, और पांचवा है पेड़ पौधों की क्षति। तो बहुत नुकसान है, ओजोन परत अपक्षय हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबरी क्वेश्चन की ओर। देखिए कुल 6 प्रश्न रहेगा, कोई भी 4 प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 6 प्रश्न का उत्तर देखते हैं, क्या पता कौन सा आ जाए, कुछ भी फिक्स नहीं, इसलिए सभी को हम लोग याद कर लेंगे। आप लोग भी सभी को याद कर लीजिएगा। देखिए 47 नंबर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। विद्युत धारा वाहक चालक के
परितः यानी कि चारों ओर। वह समस्त क्षेत्र जिसमें उसका चुंबकीय सुई द्वारा आभास किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, एक मजबूत कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र रहता है के टुकड़े के क्षैतिज आधार पर रखकर उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। इस तार के सिरों को एक कुंजी और बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देते हैं, कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्डबोर्ड को हाथ से थपथपाते भी हैं। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने सकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है। अतः प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा सकेंद्रीय होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और ये डायग्राम को भी आप लोगों को बना लेना है। ये आपका कार्डबोर्ड है और यहाँ पर छड़ या मतलब आप लोग मिट्टी में या बालू में चुंबक को घसीएगा तो वहाँ पर कुछ चूरन जैसे आ जाता है लोहा का, तो उसको रखना है और छेद कर देना है। एक तरफ से इधर तार निकाल के यहाँ पर स्विच बना देना है, बैटरी से जोड़ देना है। जब स्विच को ऑन करेंगे हम लोग और उस कार्डबोर्ड को थोड़ा थोड़ा थपथपाएंगे तो देखेंगे कि कार्डबोर्ड यानी कि जो ये वायर है इसको सेंटर मानकर, छिद्र को सेंटर मानकर जहाँ पर चूर्ण आया है लोहा का वो बिल्कुल इस तरीके से गोल 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 लाइन बना देगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 48 नंबर की ओर। 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम 11 ओम हो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए पहला नंबर यानी कि 4 ओम हो। पहले 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 1/R इजिक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इजिक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो 3/6 आ जाएगा। अब देखिए 1/R का वैल्यू आया है 3/6, तो R का वैल्यू हो जाएगा 6/3। यहाँ पर देखिए R इजिक्वल टू 6/3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 ओम मिलेगा। अब इस प्रकार प्राप्त 2 ओम को 2 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए अतः समतुल्य प्रतिरोध 2 जोड़ 2 बराबर 4। पहला का आंसर मिल गया। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो हम लोगों को 1 ओम मिलेगा। जैसे देखिए 1/R इजिक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर सोल्व कर देंगे तो 6/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो R इजिक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए R इजिक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का वैल्यू है 2, R2 का वैल्यू है 3, R3 का वैल्यू है 6, सबको जोड़ देंगे तो 11 ओम हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पर नंबर अलग रहे बट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 49 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 49 नंबर में पहला क्वेश्चन है, थर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उपयोग लिखें। थर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका कोई 2 उपयोग लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फेरस ऑक्साइड यहाँ पर है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स, यहाँ पर लोहा अलग हो जाएगा 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में। अब दूसरा देखिए, दूसरा उपयोग है क्षार युक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं देखिए अगला सेकेंड नंबर, आणविक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आणविक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, आणविक यौगिकों का गलनांक
एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा, रट लीजिएगा। खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर, खनिज एवं अयस्क में अंतर। पहला खनिज, इस तरीके से आपको बाउंड्री कर लेना है और यहाँ पर बीच में लाइन खींचना, एक तरफ लिखना है खनिज, एक तरफ लिखना है अयस्क। देखिए खनिज में ए नंबर, भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब देखिए अयस्क में ए नंबर, वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च, इसको नहीं लिखना है या को, कम खर्च में प्राप्त किया जा, यहाँ पर शक्ति नहीं सकता होना चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। फिर देखिए खनिज में बी नंबर, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। अब देखिए अयस्क, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सी नंबर, सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सी नंबर देखिए सभी अयस्क खनिज हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, एक बार दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर, संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों द्विबंध या त्रिबंध में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C2H4 गिव्स H2, इसको हम लोग निकेल और हीट करेंगे निकेल के साथ 473 केल्विन में, तो यहाँ पर इथेन बन जाएगा C2H6। अब देखिए नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन प्लस क्लोरीन, सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य का प्रकाश में रखेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। CH3CH2OH, यहाँ पर क्षारीय KMNO4 प्लस, इसको हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CH3COH प्लस H2O हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, पहला नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अमीबा में, अमीबा का जो पोषण है उसको चित्र के माध्यम से बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब इम्पोर्टेंट है। और वृक्क की कार्य प्रणाली चित्र बनाने आएगा, 5 नंबर के लिए आएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, सीरा, धमनी, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और यहाँ पर मूत्र मार्ग, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। 3-4 याद कर लीजिएगा, ईजिली बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए सेकेंड, रुधिर यानी कि रक्त क्या है, इसके 2 कार्य लिखें, बताइए रक्त क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के कार्य, पहला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। फिर देखिए बी नंबर, पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर का पहला देखिए, निम्नलिखित पदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। निम्नलिखित पदों, यहाँ पर को होना चाहिए, निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित वर्णन करें। पहला देखिए समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहले समजात अंग देखते हैं। ए नंबर देखिए, समजात अंग
वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न हो उन्हें समजात अंग कहते हैं। यानी कि एक जात कहने इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जात है मतलब एक जात। अगर मैं मतलब अगर अपना जात का बात करूँ तो मेरा जो भी पीढ़ी है, मेरा दादा परदादा या मेरे आने वाले बच्चे सब मेरे ही जात के रहेंगे, ठीक है। कुल यहाँ पर जो है उत्पत्ति सेम है, उत्पत्ति और मूल सेम है लेकिन कार्य अलग अलग है, उसको समजात कहते हैं। फिर देखिए समरूप अंग किसको बोलते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं समजात का। समजात का एग्जाम्पल है मनुष्य के हाथ और पक्षी के डैना। मनुष्य का हाथ और पक्षी का डैना उत्पत्ति और मूल रचना से समान है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। फिर देखिए समरूप अंग यहाँ पर बी नंबर, विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। यानी कि समरूप दिखने में एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा काम कर रहा है लेकिन एक्चुअल में अलग अलग है इसका उत्पत्ति। तो देखिए इसका उदाहरण, तितली का पंख उड़ने का काम करता है, फिर देखिए पक्षी का पंख उड़ने का काम करता है। दोनों का कार्य समान है परंतु उत्पत्ति में वे अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग उत्पत्ति है। पंख, तितली का पंख और पक्षी का पंख, देखिएगा तितली का पंख बस उसमें पतला सा फिल्म होता है जबकि पक्षी का पंख आप देखिएगा तो वहाँ डैना, पंखा, हड्डी बहुत कुछ रहता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सी नंबर, अवशोषी अंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में बचे हुए पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे पहले लोग कहते हैं कि हमारा भी पूंछ था बंदर के जैसे, लेकिन यूज करना छोड़ दिए तो पूंछ धीरे धीरे कट के खत्म हो गया। उदाहरण के लिए देखिए मनुष्य की आंख की नमेशक झिल्ली, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जानवर में आप देखते हैं जानवर का जो आंख रहता है फलक के अंदर और एक पारदर्शी झिल्ली रहती है, आप गौर कीजिएगा कभी देखिएगा, ठीक है। वो हमारा में भी है, पहले था लेकिन अब वो खत्म हो गया है। आँख के बस ये वाला आँख है तो यहाँ पर हल्का सा एक्स्ट्रा एक झिल्ली जैसे आपको दिखेगा कोना में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नमेशक झिल्ली जो अभी अवशोषी अंग हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड, देखिए जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिक्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नांकित बातें दर्शाते हैं। पहला देखिए, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है। दूसरा देखिए, ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप के हैं तो अन्य लक्षण पक्षियों के। यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुए हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा भी चलिए हम लोग पढ़ ही लेते हैं, आप चाहे तो याद कर लीजिएगा। फॉसिल पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर देखिए, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर देखिए, जीवाश्मों का अध्ययन करके उनकी उम्र का पता लगाते हैं, उनकी रचना में परिवर्तन, समय में पाए जाने वाले जीवों की रचना का मिलान करते हैं। इस प्रकार जीव विशेष के विकास की शाखा का पता चलता है। इससे जीवों के पूर्वजों को खोजने, पहचानने तथा विकास की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता
मिलती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं और 2 सेट अपलोड करने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा साइंस का, जाकर उनको भी जरूर देख लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मॉडल क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इन्हीं में से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।